नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। संभल हिंसा का आज 1 महीना पूरा हो गया। सवाल है कि अभी तक क्या एक्शन हुआ और किसको किसको टेंशन हो गई, टेंशन हुई तो क्यों हो गई। सवाल यह भी है कि जहां 1 महीने पहले पत्थर चले, अब वहां पर जगह जगह सनातन के सबूत मिल रहे हैं। संभल में मिली बावड़ी की खुदाई जारी है 3 दिन से। वहीं आज एक और नया कुआं मिला जिसकी खुदाई का काम जारी है। संभल के खगूसराय में मिले मंदिर के पास बने अतिक्रमण को भी हटाया गया है। एक तरफ संभल में सनातन के पुख्ता सबूत मिल रहे हैं, दूसरी तरफ विपक्षी दल खासतौर पर समाजवादी पार्टी बीजेपी सरकार पर हमलावर है। समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने संभल में भाईचारे को खत्म कर दिया। अब सवाल है कि सनातन के सबूत मिलने से किसको परेशानी है। सनातन का सबूत मिल रहा तो भाईचारा खराब कैसे हो रहा, सौहार्द बिगड़ कैसे रहा, आज इसी मुद्दे पर डिबेट। लेकिन 24 नवंबर 2024 आज से ठीक 1 महीने पहले संभल में जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर जमकर हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़ और पत्थरबाजी हुई थी। ठीक 1 महीने पहले संभल की जामा मस्जिद का एरिया जंग का मैदान बन गया था। आज हिंसा को 1 महीना पूरा हो चुका है। इस हिंसा के बाद पुलिस प्रशासन एक्शन में। संभल हिंसा में अभी तक 40 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 97 लोगों की पहचान की जा चुकी है। करीब 400 लोग ऐसे हैं जिनकी तस्वीरें जारी की गई हैं। कुल 12 एफआईआर अभी तक इस मामले में दर्ज की गई है। 40 नामजद हैं। 2750 अज्ञात पर एफआईआर दर्ज की गई है। संभल के सांसद, विधायक पर भी केस दर्ज किया गया है। 5 टीमें यूपी में दूसरे जिलों में दंगाइयों की धरपकड़ में जुटी हैं। 50 से ज्यादा मोबाइल टावर का डेटा निकाला गया है। 200 लोगों की कॉल डिटेल्स निकाली गई है। एफएसएल की टीम ने क्राइम सीन को रिक्रिएट भी किया है। रिक्रिएशन के दौरान बैलिस्टिक एक्सपर्ट्स भी मौजूद रहे। छतों पर भी लेजर लाइट से सीन रिक्रिएट किया गया। संभल में हिंसा के बाद से बिजली चोरी के खिलाफ अभियान शुरू हुआ और फिर संभल में देखते ही देखते कई प्राचीन सनातनी सबूत, मंदिर, कुएं और बावड़ी मिले, जिनके मिलने का सिलसिला अभी भी जारी है। संभल में महादेव मंदिर, राधा कृष्ण का बंद मंदिर मिला है, जिसे खोलकर अब वहां पर पूजा की जा रही है। वहीं करीब 19 कुएं भी मिले हैं। साथ ही 150 साल पुरानी एक बावड़ी मिली है। चंदौसी इलाके में मिली बावड़ी की खुदाई जारी है। जमीन के नीचे बावड़ी में 4 कमरे और सुरंग मिली। डीएम ने राजस्व टीम के साथ बावड़ी का जायजा लिया। संभल में मिल रहे सनातनी सबूतों से हिंदू खुश हैं, तो दूसरी तरफ तुष्टीकरण की राजनीति के लिए उस पर सियासत भी जारी है। अखिलेश यादव लगातार संभल में मिल रहे सनातनी सबूत और हो रही खुदाई पर तंज कस रहे हैं। फिरोजाबाद तो बहुत पुराना शहर है। यहाँ अगर खोद दो तो न जाने क्या मिले। कई ऐसे भाजपा के नेता हैं, उनके घर खुद जाए तो न जाने क्या मिलेगा उसके अंदर। भाजपा के नेताओं के भी घर खुद जाए तो न जाने क्या मिलेगा उसके अंदर। हमारा आपका घर खुद जाए पता नहीं क्या मिलेगा। संभल में पुराना मंदिर मिला है, बनाई। ये ऐसे ही ढूंढते रहेंगे, खोदते खोदते एक दिन अपनी सरकार को भी खोद देंगे। अखिलेश यादव ही नहीं, समाजवादी पार्टी के तमाम नेता बीजेपी पर हमलावर हैं और आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने संभल में भाईचारे को मिटाने की कोशिश की। संभल समूचे देश को आपसदारी भाईचारा का पैगाम देता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और उनके अधिकारियों ने संभल में इस भाईचारा आपसदारी का जो माना जाना इतिहास है उसको मिटाने का काम किया, जिसका नतीजा हुआ कि 5 जाने गई और 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए। ये तमाम सिलसिला आज भी भारतीय जनता पार्टी अपनी तमाम कमियों को, अपनी तमाम वो जो अक्षमताओं को छिपाने के लिए सिलसिला जारी किया है। आज बहुत कुछ तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने देश को सांप्रदायिकता की आग से जलने के लिए बचा लिया है। ये फजूल चीजें मैंने कहा ना, बंद होना चाहिए। क्या सर्वे रिपोर्ट अंदर कुआं निकला है, क्या निकला? अरे बाबरी मस्जिद का अयोध्या में भी सर्वे हुआ था, लेकिन कोई नीचे कहीं भी कोई मंदिर का वो नहीं मिला। जैसा आपने कहा कि नहीं मिला, लेकिन पूरा देश
चाहता है, मेजोरिटी चाहती है, इसलिए मंदिर बने। मैं समझता हूं कि ये चीजें बंद होना चाहिए। ये सर्वे कराना और दो समुदाय के अंदर झगड़े कराना, कुछ लोगों को उसमें कुछ की मृत्यु हो जाए, कुछ जेल में चले जाए, पुलिस को, कोर्ट को एक नया जबरदस्ती का काम देना, ये सब बंद होना चाहिए। 1947 में जो सिचुएशन थी जिसकी उसी में रहना चाहिए। अब आगे जिसको जितने मंदिर बनाना है, जितनी मस्जिद बनाना है, गवर्नमेंट से परमिशन ले, अपने पैसे से बनाए, उसका स्वागत होना चाहिए। अब सवाल है कि अगर सनातन के सबूत मिल रहे तो फिर विपक्ष आग बबूला क्यों है? सवाल यह भी है कि अगर संभल के दंगाइयों पर एक्शन हो रहा तो समाजवादी पार्टी को भाईचारा खतरे में क्यों दिख रहा? लेकिन क्या समाजवादी पार्टी हिंसा के 1 महीने होने के बाद भी दंगाइयों और पत्थरबाजों के खिलाफ कुछ बोल पाएगी, या फिर वोट बैंक की राजनीति के लिए संभल पर सियासत जारी रहेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो चलिए, आपने रिपोर्ट देखी, आपका परिचय मैं पहले आज के मेहमानों से करवाता हूं। हमारे साथ राकेश त्रिपाठी है, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, अवधेश जी वरिष्ठ पत्रकार, हाजी मेहरदीन रंगरेज एमआईएम पार्टी के नेता और प्रवक्ता, और चंचल यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत हाजी मेहरदीन आज आपसे कर लेता हूँ, और सवाल बहुत सीधा सा है कि भाई इतने सबूत हैं, सनातन के सबूत मिल गए हैं, तो इस पर इतनी बौखलाहट है, लेकिन 1 महीना बीत गया। मैं आपको 30 सेकंड देता हूं अनइंटरप्टेड, आप सिर्फ बोलिए जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ है उस पर। हिंदू भाइयों के साथ कोई अत्याचार हुआ ही नहीं, मैं बोलूं क्या उस पर? ना पर जो संभल में घटना हुई वो ना हिंदुओं की हुई, ना मुसलमानों के साथ जो है प्रशासन की लड़ाई हुई है, और प्रशासन ने उनके साथ नाइंसाफी करी है। 5 बच्चों को शहीद कर दिया। पूरे संभल में जो आग लगाने का काम किया वो एसपी और जो वहाँ के डीएम है उनका रोल है। और ये जो लगातार जो मंदिर ढूंढने की तलाश हो रही है, भारत खोदो योजना लेकर आनी चाहिए मोदी जी को, एक योजना संसद से पास करानी चाहिए, बाकी हम पूरे देश को खोदेंगे। देखिए, जब ये महंगा, जब ये जो है शमशान कब्रिस्तान की बात करेंगे, हम महंगाई बेरोजगारी की बात करेंगे। फिर जब 80-20 की बात करेंगे, हम जब महंगाई बेरोजगारी की बात करेंगे। जब ये कपड़े से पहचानने की बात करेंगे, हम बार बार महंगाई बेरोजगारी पर इनका ध्यान लाएंगे। सुनिए, ध्यान भटकाने वाली पार्टी है भाजपा। नहीं, सुनिए ना, ध्यान कौन भटका रहा है मैं आपको बता रहा हूं। हाजी मेहरदीन, ध्यान कौन भटका रहा है आपको बता रहा हूं। और पहली चीज एक बार आपको बता दूं, शहीद बहुत बड़ा शब्द होता है, तो कैसे मरे अभी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में साफ होने दीजिए। अभी इतना ही है प्रथम दृष्टया कि पत्थरबाजों की भीड़ में थे, तो पत्थरबाजों की भीड़ में एक शांत आदमी तो नहीं जाएगा, पहली बात है। तो अभी कैसे मरे अभी पता लगने दीजिए। आप अपनी पॉलिटिक्स के लिए शहीद बोलते रहिए, लेकिन मेरे लिए शहीद बहुत बड़ा शब्द है, पहली बात। दूसरी बात, आप कह रहे हैं हिंदुओं के साथ क्या हुआ? 1978 के दंगे में 150 से ज्यादा हिंदू मर गए। 1947 से अभी तक 209 हिंदू मर गए। आप कह रहे हैं कुछ हुआ ही नहीं, और पत्थरबाजों की भीड़ में 5 लोग मर जाते हैं, उसके लिए आप कह रहे हैं कि बात बहुत बड़ी हो गई। सही है, बहुत बड़ी बात है, नहीं होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए। लेकिन आप हिंदू मर गए, ठीक है, कोई बात नहीं है। राकेश भाई, अभी तक इतिहास में जितने भी दंगे हुए, मेरठ हो, मलियाना हो, भागलपुर हो, दिल्ली हो, इनमें अधिकतर तादाद अगर मरने की दंगे में है तो 90% मुसलमान। नहीं, सुनिए मेहरदीन, मैं डेटा लेकर नहीं बैठ रहा हूं किस दंगे में किस समुदाय के कितने लोग मरे, तो ये डेटा भी लेकर मत बैठिए। मैंने आपसे संभल के केस में कहा कि हिंदुओं पर बोलेंगे आप। मैं कह रहा हूं हिंसा का समर्थन। मंदिर मिले किसने बंद किए, इस पर बोलेंगे आप। होनी चाहिए। बावड़ी को किसने अंदर दबा दिया, इस पर बोलेंगे आप। कुएं मिले, उस पर बोलेंगे आप। मूर्तियां अंदर किसने फेंक दी थी, इस पर बोलेंगे आप। सुन तो लीजिए भाई, अरे दिवाली पर मूर्तियां बदली जाती है, मूर्ति खरीदते हैं लोग, कोई फेंकता नहीं है मेहरदीन। दिवाली पर मूर्तियां बदली जाती है, लेकिन कोई फेंकता नहीं है मूर्तियां। जब किसी चीज की जानकारी नहीं हो तो उस पर मत बोला करिए मेहरदीन। जब किसी चीज की जानकारी हो नहीं बोला करिए। आप इस्लाम से, मैं हिंदू हूं, मुझे इस्लाम के बारे में आपकी इतनी जानकारी नहीं है, तो मैं नहीं उस पर टिप्पणी करने जाऊंगा। तो आपको हिंदू धर्म के जिन बातों पर जानकारी नहीं है उस पर टिप्पणी मत करिए। मूर्तियां बदली जाती है, फेंकी नहीं जाती हैं, प्रवाहित की जाती हैं, नदी में तीर्थ स्थानों पर ले जाकर प्रवाहित की जाती हैं। तो मेरे से हिंदू धर्म का ज्ञान मेरे को मत दिया करिए, आपसे ज्यादा मैं हिंदू धर्म के बारे में जानता हूं। मेरे सारे दोस्त हिंदू है, मैं हिंदू कॉलोनी में रहता हूं। और कुएं में मूर्तियां नहीं प्रवाहित की जाती है, ये भी जान लीजिए। अगर आपको नहीं हिंदू धर्म के बारे में जानकारी है तो मैं आपको बता देता हूं। पता नहीं कैसी बातें करते हैं आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप कैसी बातें कर रहे हैं? हिंदू धर्म के बारे में जानकारी नहीं, उस पर टिप्पणी करने चल दिए। अरे भाई साहब, आपको कुछ नहीं पता, मैं वही कह रहा हूँ, आपको एंकरिंग आती है, वो करिए। देखिए, आप हिंदू धर्म के बारे में मुझे सिखाएंगे, पॉलिटिकल बातें हमें करने दीजिए। मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूं। काम करेंगे। अरे मेहरदीन, तो मैं इसीलिए कह रहा हूं, जब भी आप लोगों से यह कहा जाता है कि आपकी पार्टी के नाम में मुस्लिमीन है,
तो आपने कहा, आप लोग कहते हैं जाइए चुनाव आयोग चले जाइए, हम तो सबकी बात करते हैं। यहां मैंने 30 सेकंड का चैलेंज दे दिया, आप 30 सेकंड हिंदुओं पर नहीं बोल पा रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ, अगर कहीं पर भी हिंसा होती है उसको हम कंडेम करते हैं। और जो आप बार बार कह रहे हो, दिवाली पे हमारे यहाँ पर भी बाजार लगते हैं, बाकायदा मूर्तियां लोग खरीदते हैं। हिंदू भाई हमारे जो 1 साल पुरानी हो जाती है उनको कुएं में डाल देते हैं या जमुना नहीं में डाल डालते देते हैं, नहीं डालते हैं मेहरदीन, फिर यार, नहीं डालते हैं। नहीं, आपको नहीं पता है। आपको। अरे गजब स्थिति है। फिर आपको कुछ नहीं पता है। नहीं नहीं, गजब स्थिति है। कब की थी पूजा लास्ट नहीं नहीं, गजब स्थिति है राकेश त्रिपाठी। मतलब अब मैं सुनिए। मेहरदीन से हिंदू धर्म के बारे में सीखूं? सुनना ही नहीं मैं मुसलमान नहीं हूं, मैं इस्लाम के बारे में नहीं जानता हूं उतना, तो मैं क्यों टिप्पणी करने जाऊंगा? ये हिंदु धर्म के बारे में मुझे सिखाएंगे कि मूर्तियां कैसे प्रभावित की जाती हैं? नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, रुकिए रुकिए राकेश, अरे रुकिए प्लीज राकेश त्रिपाठी। मुसलमान हूँ। ये आपका सेकुलरिज्म दिख गया। देखिए, मेहरुद्दीन रंगरेज जो है ना, ये मेहरुद्दीन रंगरेज बौखला गए हैं, होश हवास खो बैठे हैं, समझ नहीं आ रहा है कि क्या बोले और कैसे बोले। इसलिए ठीक है, आपको जिसके बारे में जानकारी नहीं है उस बारे में नहीं बोलना चाहिए, और कम से कम आस्था के संदर्भ में तो बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि इस्लामिक मामलों के बारे में अगर कोई बोल देता है ना, तो तुरंत आपकी आस्था इतनी चोटिल हो जाती है कि सर तन से जुदा के नारे लगाने लगते हैं। तो इसलिए जब आपकी आस्था चोटिल होती है तो दूसरे की आस्था के बारे में भी आपको विचार करना चाहिए। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, देखिए मेहरुद्दीन रंगरेज साहब, ये आंखें मूंदने से अंधेरा नहीं होता है। अच्छा रुक जाइए, 20 सेकंड रुक जाइए। नहीं नहीं नहीं, रुक मत जाइए अभी मेहरदीन, आप शांत रहिए सर, आपकी बात होगा। आप मेहरुद्दीन रंगरेज तो तक बोलना आपको नहीं हिंदू चाह धर्म पर रहे थे। टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी कि मूर्तियां कैसे प्रभावित होती आप हैं। बेरोजगारी वो ज्ञान महंगाई पर आपको बात नहीं कर देना रहे हैं। चाहिए तो मत दीजिए प्लीज। राकेश त्रिपाठी अपनी बात पूरी करिए। कि हम किसी की आस्था का अपमान नहीं करते। नहीं नहीं प्लीज मेहरदीन, मैंने कह दिया था ना, अभी रुक जाइए कि मेहरुद्दीन देखो, आंखें बंद कर लेने से अंधेरा नहीं होता है। इस बात को बिल्कुल स्पष्टता से समझ लीजिए कि आंखें बंद करने से अंधेरा नहीं होता है। आज जो कुछ संभल में दिखाई पड़ रहा है, आप जैसे लोग उसको झुठलाने का प्रयास कर रहे हैं। देश की आजादी के समय में संभल के नगरपालिका क्षेत्र में 45% से ज्यादा हिंदू आबादी थी। वो आबादी आज 22-23% तक आकर के सिमट गई है। हिंदू आबादी आखिरकार कैसे वहां कम हो गई? हिंदुओं का पलायन कैसे हो गया? आप तथ्यों को झुठलाएंगे, आप लोगों की करुण कहानी को झुठला रहे हैं, करुण क्रंदन को झुठला रहे हैं। आपने जिस तरह से अपने साथ बाहुल्य होते हुए, जहां जहां पर बाहुल्य होता है, आप पूरे भाईचारे को चारा बना करके खा जाते हैं, पूरा भाईचारा खत्म कर देते हैं। इस बात को क्यों नहीं समझना चाहते? मेहरुद्दीन रंगरेज, इस बात को समझिए, आंखें मूंदने से अंधेरा नहीं होगा। आपको पीड़ा हो रही है, मैं जानता हूं, क्योंकि आपके पुराने पापों के बारे में चर्चा हो रही है। और मेहरुद्दीन रंगरेज, मैं जानता हूं कि मुगलों के बारे में कहने में तो आपको दर्द होता ही था। ये तो आज 1978 की बात होने लगी, 78 की बात होने लगेगी, 78 के दंगों में कैसे कत्लेआम किया था उसकी चर्चा होने लगेगी। तो मेहरुद्दीन रंगरेज का बौखला जाना स्वाभाविक है, होशो हवास खो देना स्वाभाविक है। लेकिन ऐसे बौखलाने से, होश हवास खो देने से, उल जुलूल बोलने से सच छुपेगा नहीं। सच सबके सामने आ रहा है और सच सबके सामने दिखाई दे रहा है कि मजहबी तुष्टीकरण की राजनीति ने इस देश को कितना नुकसान पहुंचाया है। देश की डेमोग्राफी को चेंज करने का प्रयास हुआ है। और मैं इस बात को जिम्मेदारी पूर्वक कह रहा हूं कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में षड्यंत्र पूर्वक, योजनाबद्ध तरीके से हिंदुओं की आबादी को कम करके और मुसलमानों की आबादी को बढ़ाने के लिए चेष्टाएं हुई हैं, प्रयास हुए हैं, और इससे देश के विभाजन के खतरे उत्पन्न होते हैं। इसलिए इस पूरे मुद्दे को बहुत गंभीरता के साथ, बहुत संवेदनशीलता के साथ समझने की आवश्यकता है। ये मुद्दा कोई ऐसे ही चर्चा करके आकर के महंगाई और बेरोजगारी पर चर्चा करेंगे, करिए ना महंगाई बेरोजगारी पर चर्चा, किसने मना किया है? महंगाई बेरोजगारी पर चर्चा करने से हम कभी पीछे नहीं हट रहे। लेकिन डेमोग्राफी चेंज के इस मुद्दे पर जब हम बात करेंगे, हिंदुओं पर हुए अत्याचार पर जब हम बात करेंगे, सनातन धर्म पर कैसे आक्षेप हुआ है इस पर जब हम बात करेंगे, तो मेहरुद्दीन रंगरेज दाएं बाएं की बात ठीक है, मैं आता हूं। अब मैं राकेश जी चंचल यादव के पास जाता हूं। चंचल यादव, मैं आपको भी 30 सेकंड देता हूं। 1 महीने पहले भी आपकी पार्टी का कोई नेता, कोई प्रवक्ता इस चैलेंज को पूरा नहीं कर पाया था। मैं आज आपको देखता हूं, और 30 सेकंड इस बात के लिए, हिंदुओं पर हुआ अत्याचार 1947 से अब तक 209 हिंदू मारे गए, उस पर बोलिए। कुएं मिले, उस पर बोलिए। बावड़ी मिली, उस पर बोलिए। 2 मंदिर मिले, अभी तक छिपे क्यों थे, क्यों इंक्रोचमेंट था, उस पर बोलिए। किसने इंक्रोचमेंट किया, उस पर बोलिए। मूर्तियां कुएं में फेंकी गई थी, खंडित अवस्था में मिली है, उस पर बोलिए सर। 30 सेकंड सर। देखिए पांडे जी, संभल तो हम लोग देख ही रहे हैं और आप लोग भी चला भी रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा, आपने समय दिया है तो जैसे हमारे राकेश साथी को, राकेश जी को आपने समय दिया, उस समय मुझे दे दीजिएगा। मैं इतनी बात कहना चाहता हूं
ये केवल आज कोई नई बात नहीं है नहीं बीजेपी नहीं, चंचल भाई, की। बीजेपी और चंचल भाई आरएसएस सुनिए की। सुनिए सुनिए, मैं आपको समय दे दूंगा, पहले मेरे 30 सेकंड वाले चैलेंज मैं को बता पूरा रहा कर हूं ना, दीजिए मेरी और उसके बात बाद तो मैं आने आपको दीजिए। अलग से जितना समय कहेंगे मैं आपको दे दूंगा, लेकिन पहले 30 सेकंड आप बोलिए जो मैंने आपको सब्जेक्ट दिया। मैं वही बोल रहा हूं, सुनिए सुनिए सुनिए। आपको मैं बताना चाहता हूं कि आपको याद होगा जब 1989 में मंडल कमीशन की सिफारिश पूरे देश में लागू हो रही थी, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पूरे देश में कमंडल यात्रा निकाल करके पूरे देश में सौहार्द और अमन चैन बिगाड़ने का काम किया। ये वही लोग हैं, ये वही नफरती गैंग है जो पूरे देश में जो है नफरत की आग को फैला करके मंडल कमीशन की सिफारिशों के पीछे जो है एक कमंडल की जो सोच थी इनकी, उस सोच को आगे बढ़ा करके इन्होंने क्या किया, पूरे देश में सांप्रदायिक दंगे भड़काए और पूरे देश का अमन चैन बिगाड़ने का काम किया। ठीक जब पीडीए समाज, जब हमारे महबूब नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पूरे देश में, पूरे प्रदेश में पीडीए की अलग जगाने का काम किया, पिछड़े दलितों अल्पसंख्यकों जो जनरल में गरीब लोग हैं, चंचल भाई उन मैं सबको फिर बीच जो में है आऊंगा सर। जोड़ने का मैं काम नहीं किया। नहीं 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 तो यही नहीं नफरती मैं गैंग आप फिर 30 से एक सेकंड बार सर जो है हिंदुओं पर नहीं बोल बाहर पा से रहे हैं क्या? सुनिए ना भाई, राकेश आप भाई, नहीं नहीं, राकेश मैं भाई। नहीं सुनूंगा सर। मैं चंचल भाई आपको कमिट कर रहा हूं, 1 मिनट 2 मिनट जितना आप चाहेंगे आपको समय दे दूंगा, लेकिन पहले 30 सेकंड आप बोलिए जो मैं कह रहा हूं और मैं काउंट टाइमर ऑन कर रहा हूं ताकि देश की जनता देखे। और चलिए नहीं, मुझे स्क्रीन पर रखिएगा और ये 30 सेकंड का टाइमर मैं ऑन कर रहा हूं और ये 30 सेकंड आप मंदिर पर बोलेंगे, इंक्रोचमेंट पर बोलेंगे, खंडित अवस्था में मूर्तियां मिली, 209 हिंदू मारे गए, हिंदुओं पर संभल में अत्याचार हुआ, सिर्फ इस पर बोलेंगे सर और मुद्दे से भटकेंगे नहीं। ये टाइमर आपका ऑन हो गया। राकेश जी, संभल हो चाहे बहराइच हो, दोनों दंगों में बीजेपी की चेहरा जनता के सामने उजागर हो चुका। आपको याद होगा बहराइच के दंगे में भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक सर्वेश्वर सिंह ने खुद अपने 9 भाजपाई दंगाइयों के खिलाफ मुकदमे लिखवाता है। और 9 भाजपाई दंगाई कौन लोग थे? वो पदाधिकारी थे बीजेपी के। पूरे 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 बहराइच में आपने देखा होगा जिस तरीके से नफरती गैंग ने अमन चैन बिगाड़ने का काम किया, ठीक उसी तरीके से बीजेपी ने अपने साथ में जो सुबह 6:30 बजे 24 तारीख की सुबह 6:30 बजे, ठीक 1 महीना पहले, इन लोगों ने भी हो गया। अब रुक जाइए, अब रुक जाइए। अब पूरा देश ये देख रहा है, आग में झोंक करके नहीं नहीं सर रुक जाइए चंचल भाई, पूरा देश ये देख रहा है। राकेश त्रिपाठी 30-35 सेकंड ये देखिए मेरे टैब पर हो रहा है। इसके पहले भी 30 सेकंड इन्होंने लिया। संभल में हिंदुओं पर बोल ही नहीं पा रहे हैं चंचल यार, पूरी समाजवादी पार्टी नहीं बोल पा रही है। बीजेपी ने दंगा कराया राकेश जी। अरे मैं चंचल यादव, मैंने आपको पहले बोला था कि हिंदुओं पर हुए अत्याचार पर बोलिए। मैंने आपको 30 सेकंड इस पर दिया था, आप नहीं चैलेंज पूरा कर पाए सर। 1 महीने पहले भी नहीं, 1 महीने बाद भी नहीं। राकेश त्रिपाठी 30 सेकंड आपको देता हूं, फिर अवधेश जी आ रहा हूं। मैं आपको अलग से समय दूंगा चंचल जी, लेकिन अभी रुक जाइए सर, आपको समय दूंगा। रुक जाइए। मिल करके पुलिस के साथ, मिली भगत के साथ वहां पे जो भाईचारे अमन चैन को खोदने का काम किया। अब सुनिए चंचल जी, चंचल जी अब सुनिए, आपको धैर्यपूर्वक मैंने सुना है, इसलिए चंचल जी से अपेक्षा करूंगा आप धैर्यपूर्वक जरा सुने। इन्होंने पहले मंडल कमीशन का जिक्र किया। मंडल कमीशन की रिपोर्ट कब आई थी शायद हो सकता है चंचल यादव को जानकारी ना हो, इस बारे में पढ़ा ना हो। 1980 में, और 1980 में राम जन्मभूमि का आंदोलन नहीं चल रहा था, इसलिए चंचल यादव कम से कम जब तथ्यात्मक जानकारी रखा करे ना, तो इस बात को आकर के बताना चाहिए ना, झूठ मत फैलाया करिए। 1990 में जब बीपी सिंह जी ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने का काम किया ना, तब भारतीय जनता पार्टी का समर्थन था उस सरकार को, इसलिए बिना भारतीय जनता पार्टी के समर्थन के मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू नहीं होती, पहली बात। अब ये चंचल यादव, ये चंचलता मत दिखाओ। चंचल यादव चीखना, चिल्लाना, इंटरप्ट करना तुमसे ज्यादा जानता हूं, इसलिए थोड़ा भद्र आदमी की तरह से जरा पेश आओ, क्योंकि अपेक्षा इस बात की थी ना कि मैं बोलूंगा तो कोई बीच में ना बोले। तो जैसा आचरण अपने व्यक्ति रखते हो ऐसा ही आचरण। चंचल भाई मैं आपके पास दोबारा आऊंगा सर, एक मिनट दीजिए, दोबारा आऊंगा। चंचल यादव ध्यानपूर्वक दोबारा आऊंगा। राकेश जी अपनी बात पूरी करके फिर अवधेश जी के पास ज्ञान बढ़ जाएगा। चंचल भाई प्लीज, नहीं रुक जाइए, इतना इंटरप्शन नहीं। चंचल भाई प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं सर, रुक जाइए, मैं आ रहा हूं आपको। आप चंचल यादव ध्यानपूर्वक सुनो भाई। अरे भाई हाँ, आप मंडल कमीशन पर सवाल पूछ रहे थे, तो सवाल पूछते आज अपने कांग्रेस पार्टी के साथ जो आपके सहयोगी हैं। पूछते राजीव गांधी का सदन में दिया गया बयान कि क्यों राजीव गांधी मंडल कमीशन की रिपोर्ट से सहमत नहीं थे, क्यों पिछड़ों को आरक्षण नहीं देना चाहते थे। भारतीय जनता पार्टी ने तो पिछड़ों को सर्वाधिक उनके अधिकारों को देने का काम किया है। अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। पिछड़ों को सर्वाधिक सशक्त करने का काम भाजपा की सरकार ने किया, इसलिए झूठ मत बोला करो, पहली बात। और दूसरी बात, आपने कहा कि बहराइच में दंगा हुआ। बहराइच में दंगा नहीं हुआ। दंगे के इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, दंगे के तत्व क्या होते हैं, कब कौन सी घटना के बाद दंगा होता है, ये जाकर के मुजफ्फरनगर से सीख के आइए। कैसे आग में जल रहा था शहर और कर्फ्यू इंपोज करना पड़ता है, जब बच्चों को दूध नहीं मिल पाता, बुजुर्गों के लिए दवाइयां नहीं मिल पाती हैं, जब पूरे शहर बंद हो जाते हैं, कर्फ्यू लग जाता है, तब दंगे की स्थिति होती है। बहराइच के कस्बे में
छिटपुट हिंसा की घटना हुई थी जिसको हमने बहराइच शहर तक नहीं आने दिया, बहराइच की किसी दूसरी तहसील तक नहीं जाने दिया। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने प्रॉम्प्ट एक्शन लेने का काम किया, उसको आप दंगा बताने का काम कर रहे हैं। आपका दंगा, आपका दामन कितना दागदार है, याद करिए आप 2012 से लेकर 2017 तक की अखिलेश यादव जी की सरकार, महीनों से ज्यादा तक दंगा मुजफ्फरनगर में चला और आसपास के कई जनपदों तक वो सांप्रदायिक दंगा फैल गया। उत्तर प्रदेश का कोई जनपद ऐसा नहीं था जहां सांप्रदायिक दंगे ना हुए। ठीक है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं राकेश जी, मैं आपको रोक रहा हूं सर, मैं फिर कह रहा हूं मैं बहराइच पर भी चर्चा ही नहीं कर रहा कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में एक भी दंगा हमने नहीं होने दिया। मैं बहराइच पर चर्चा ही नहीं करना चाह रहा हूं, लेकिन अवधेश जी ये बड़ी गजब स्थिति है। 24 नवंबर को हिंसा हुई थी, 25 नवंबर को यही मैंने चैलेंज दिया कि भाई बोलिए ना जरा हिंदुओं पर, तब भी सपा का कोई नेता प्रवक्ता 30 सेकंड नहीं बोल पाया। आज चंचल यादव 30 सेकंड नहीं बोल पाए हिंदुओं पर। हिंदुओं से इतनी नफरत है, संभल के हिंदुओं पर चर्चा ही नहीं करना चाहते। नहीं, ये मानते हैं कि पिछड़ा और दलित हिंदू नहीं है। क्या संभल में जो दंगे हुए 1978 से 1995 के बीच जितनी संख्या में हिंदू गए हैं, क्या वो सारे फॉरवर्ड थे जिसकी बात ये कर रहे हैं? उसमें पिछड़े और दलित थे ही नहीं। जरा पता कर लें कि मुरादाबाद में जो जाके बसे हैं, जिनकी आंखों में आंसू हैं, वो कौन है? वो पिछड़े हैं कि नहीं है? शर्म नहीं आती है कि आपके शासनकाल में, वो शासनकाल किसका था? वो तो सर्व शुरू में जनता पार्टी का शासन था, उसके बाद किसका शासन आया? कांग्रेस का आया, दूसरी पार्टियों का आया है शासन। उनके शासनकाल में अगर अंग्रेजों के जमाने में हुआ, अंग्रेजों के पहले सल्तनत काल, मुगल काल में हुआ है, इस्लामिक काल में अगर उस तीर्थ क्षेत्र का इस्लामीकरण हुआ, तो समझ में आता है इतनी घटनाएं आजादी के बाद की हो रही है कि वहां से हिंदू रोते हुए छोड़ के भाग रहे हैं हिंसा के डर से। मंदिर बंद हो रहे हैं, कुएं पर ऊपर से जो है प्लास्टर करके बंद करके उसका उपयोग किया जा रहा है, और कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। अब तो इस देश के पूरे देश को तय करना पड़ेगा कि ऐसी पार्टियां, ऐसे बुद्धिजीवी, ऐसे नेताओं के साथ क्या विश्वास किया जाए। आप पिछड़े हो, दलित हो, आप पीट करके निकाले जाएंगे, आपके धर्म स्थल बदले जाएंगे, ये खड़े नहीं होंगे, क्योंकि इनको मुस्लिम वोट चाहिए। अगर कोई दंगा करने आएगा, पत्थर चलाने आएगा, तो पुलिस उसको माला नहीं पहनाएगी। जो आता है उसको तैयार होकर आना चाहिए कि आप हिंसा करने आए हो, तो पुलिस उसी रूप में आपका मुकाबला करेगी। ये जो बयान दिए जा रहे हैं, कायदे से सब बयान देश में हिंसा भड़काने वाली है, लोगों को उत्तेजित करने वाली। हम सब लोग चाहते हैं कि देश में उत्तेजना नहीं हो, दंगे नहीं हो, मंदिर मस्जिद समस्याओं का समाधान मिलजुल के न्यायालय के द्वारा हो, इस ढंग से मुद्दे नहीं उठे। लेकिन जिस ढंग से अखिलेश जी बोल रहे हैं, या उनके प्रवक्ता बोल रहे हैं, जिस ढंग से मुस्लिम AIMM का नहीं, तो विचित्र स्थिति है, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। अरे कम से कम ये तो देखो कि एक सांसद 5 साल से उसका 0 बिजली का बिल आ रहा है, उस क्षेत्र की एक मस्जिद में 59 पंखे चल रहे हैं, वहां से लोगों की बिजली सप्लाई हो रही है, चारों तरफ अतिक्रमण है, कोई प्रशासन घुसने का नाम नहीं ले रहा है। आपने कैसा समाज बना के, कैसा देश बना के रखा है कि कानपुर से 20-20 साल, 25-25 साल पहले कब्जे किए गए मंदिर खुल रहे हैं, दूसरे खुल रहे हैं। क्या एक मस्जिद, मैं पूछ रहा हूं, क्या एक मस्जिद इस ढंग से कहीं बंद हो जाती, क्या आवाज आती इनके? आज 50-50, 100 मंदिरें निकल रही है, कुएं नहीं, मैं यही सवाल पूछ ही लेता हूं। उस पर अगर ये आवाज है, तो सिर्फ पंखे, कूलर, फ्रिज थोड़े नहीं चल रहे थे। भाई बस 10 सेकंड दीजिए आ रहा हूं। दोनों बीजेपी सिर्फ फ्रिज और पंखे नहीं चल रहे थे। सांसद के पिता धमकी भी देते हैं कि ये दीपा सराय है, दीपा सराय, बिगाड़ देंगे हुलिया, सरकार बदल गई तो। ये भी बात है। अब चंचल यादव बोलिए, जो अवधेश जी ने सवाल पूछा कि अगर किसी दूसरे धर्म के इसी तरीके से पूजा स्थल पर कब्जा हुआ होता, मैं इनका सवाल तो सुन क्या लिया होता अगर इस तरीके से मुझे मौका दीजिए, जवाब दूंगा मैं। सुनिए, इनकी जो ये सोच है, जो ये कहते हैं कि पिछड़ा दलित क्या हिंदू नहीं है, बताइए अवधेश जी, हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति और जो उनको उद्घाटन कराने का मौका था, मैं माफी के साथ चंचल भाई 5 सेकंड मेरी एक बात सुन लीजिए। सर, मैं डिबेट को डिरेल नहीं करना चाहता हूं, मैं पीडीए पर चर्चा नहीं कर रहा हूं। मैं पीडीए पर नहीं, तो ठीक है ना सर, मैं आपने पीडीए की शुरुआत की थी, मैं पीडीए पर चर्चा करूंगा, आपको बुला लूंगा, मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं। मैं संभल पर चर्चा कर रहा हूं, धर्म स्थानों पर चर्चा कर रहा हूं, सर उस पर बातचीत करिए। पीडीए पर बहुत बार चर्चा हुई है, मैं फिर चर्चा कर लूंगा, समय कम वही बात सुनिए पांडे जी, चलिए 20 सेकंड में उनका जवाब दे लीजिए, लेकिन आगे इस पर बोलिए। आप लोग इतनी मेहनत करके वर्डप्रेस फ्रीडम रैंकिंग में 161वें नंबर पे खड़ा कर रखे हो, आप सुन लीजिए मेरी बात सुनिए। मैं अभी तो पहली बार त्रिपाठी जवाब देना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि
80 में मंडल कमीशन की सिफारिश आई थी। मैंने कहा मंडल कमीशन की सिफारिश जब लागू हो रही थी देश में, तो इन भाजपाइयों और आरएसएस के लोगों ने मिलकर पूरे देश में सांप्रदायिक दंगे भड़काए। मेरा जवाब ये था। लेकिन हमारे राकेश जी जो है, चूंकि कारण क्या है कि ये लोगों को बाकायदा झूठ बोलने को ट्रेंड किया जाता है, कैसे झूठ बोला जाए, मुस्कुरा के झूठ बोला जाए। और प्रधानमंत्री कहते हैं कि एक बार बोलो, दो बार बोलो, बोलते रहो। तो ये सीख के आते हैं लोग। मैं इतना पूछना चाहता हूं कि आज हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान की स्थिति, मणिपुर सुनिए, मणिपुर में मुसलमान नहीं है। अरे सुनिए त्रिपाठी जी, बीच में मत बोलिए। अभी आपने सीख दे रही थी, मैं आपसे सीख लिया। मैंने कहा मणिपुर की स्थिति आप देख लो, उसके ऊपर चर्चा भी नहीं करना चाहते। ये संभल में सुन लीजिए, संभल की हालत यह है, आप देख लेना आने वाले समय में कुछ दिन में ही यही भाजपाइयों को जो है इनका चेहरा उजागर हो जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से सुनियोजित तरीके से बीजेपी ने पुलिस प्रशासन के साथ में गुंडों को लेकर के सर्वे कराने के लिए गई और वो सबके सामने उसका चेहरा उजागर हुआ। और आप जो कुओं की बात कर रहे थे पांडे जी, मैं आपको बता दूं, मैं जिस गांव से बिलोंग करता हूं आजमगढ़ में, आप विश्वास नहीं करोगे, सैकड़ों कुएं बंद हो गए हैं। तो आप उस कुएं का खोदोगे आप, चंचल भाई, सैकड़ों कुएं और किसी मंदिर के आसपास कुओं में अंतर होता है। हमने पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया, सैकड़ों कुएं। चलिए, आपका पीडीए की बात हो गई ना। नहीं चंचल भाई, मैं आपको फिर चैलेंज मेरा ऑन है। नहीं चंचल भाई, मेरा चैलेंज ऑन है। आप एक्सेप्ट करेंगे तो बोलिए, मैं टाइमर ऑन करता हूं। आप हिंदुओं पर बात करेंगे, पिछड़ों के साथ अन्याय। अरे चंचल भाई सुनिए ना भाई, आप हिंदुओं पर बात करेंगे, आप जो मंदिर कब्जे वाले मिल रहे हैं उस पर बात करेंगे, मूर्तियां खंडित कुओं में कैसे मिल गई इस पर बात करेंगे, ये बावड़ी जो मिल रही है इसकी तस्वीर दिखा रहा हूं इस पर बात करेंगे। एनएफएस के तहत जो है लेटरल एंट्री के माध्यम से बेईमानी करने का काम करते हैं। और आप खुद भागिए, मैं बार बार रिपीट करूंगा, ये बावड़ी पर बात करेंगे, मैं खंडित मूर्तियों पर मिलेंगे, बात करेंगे। मुझे पता है आपको क्या बोलने के लिए बैठाया गया। सुनिए नहीं मुझे नहीं, तो आपको क्या बोलने के लिए किसने बिठाया? मुझे पता है आपको क्या बोलने के लिए किसने बिठाया? चंचल यादव, मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूं। दिक्कत क्या है हिंदुओं से बात करने में? दिक्कत होती है क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। नहीं दिक्कत होती है क्या हिंदुओं पर बात करने में? या शर्म महसूस होती है हिंदुओं के बारे में बोलने में? या मंदिर पर बोलेंगे तो आपका वोट बैंक नाराज हो जाएगा? अजीब स्थिति है। मैं अभी भी अपना टाइमर लेकर बैठा हूं, मेरे शो का 20 मिनट हो गया है। आप हिंदुओं पर बातचीत करने के लिए नहीं तैयार है, आप मंदिर मिल रहा है उस पर बातचीत करने के लिए नहीं तैयार है, आप सनातनी सबूत पर बात करने के लिए नहीं तैयार है। जब 40 रुपए का डीजल पेट्रोल 100 रुपए में खरीदने जाते हो, आपको डांट पड़ती होगी, क्या डिबेट करोगे आप? लेकिन आपकी हिम्मत नहीं बोल पाओगे भाई। चंचल भाई, मंदिर ढूंढ रहे हो। अरे भाई प्लीज, मेरे लिए भी महंगाई मुद्दा है, मेरे लिए भी पेट्रोल डीजल मुद्दा है, क्या मुसलमान, मेरे लिए भी बढ़ती महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मेरे लिए भी मुद्दा है। लेकिन आज हिंदुओं पर बात हो रही है, हिंदू आपके लिए मुद्दा नहीं है। राकेश त्रिपाठी, मैं अभी भी लगातार टाइमर ऑन करने के लिए तैयार हूं कि चंचल भाई बोले कि आप टाइमर ऑन करिए, मैं आपको बोलकर दिखाता हूं हिंदुओं पर। ये कोई आज चैलेंज मानने को नहीं तैयार है। मेरे भाई राकेश पांडे, इतना मत गिर जाओ आप लोग कि कम भाई प्लीज। चंचल भाई, कौन कितना गिर रहा है ये देखने के लिए नहीं बुलाया आपको। कठिन है। आप जो सवाल पूछ रहे हैं, चंचल यादव के लिए मुश्किल है। चंचल यादव के लिए चूंकि उनकी पार्टी में डांट पड़ेगी, पार्टी से बाहर कर दिए जाएंगे। ऐसे सवाल आप पूछेंगे, ऐसे सवालों का जवाब वो कैसे दे पाएंगे? मुश्किल है उनके लिए, क्योंकि उनके यहाँ इस बात की ट्रेनिंग है बाकायदा कि मजहबी तुष्टिकरण के एजेंडे पर बोलना है। कोई भी ऐसी बात नहीं बोलनी है जो हिंदुओं के पक्ष में चली जाए। मजहबी तुष्टिकरण एजेंडा उनका, ये बात तो घोषित है। लेकिन मेरा एक छोटा सा सवाल है, चंचल यादव जी ध्यानपूर्वक सवाल सुनिए। एक सवाल मेरे मन में है, और यह सवाल उत्तर प्रदेश की जनता के मन में भी है। 2013 में उन्नाव के डोंडिया खेड़ा में 1 महीने तक सोने के लिए चाह में अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहते हुए यूपीए सरकार के सहयोग से खुदाई करा रहे थे। 1 महीने तक, ज्यादा तक आपने 1000 टन का सोना मिल जाएगा इसलिए खुदाई आप करा रहे थे। तब आपको खुदाई से कोई आपत्ति नहीं थी? या आखिरकार संभल में खुदाई से आपको ये सवाल अलग है, ये सवाल अलग है। वक्त इतना ही है। लेकिन चंचल भाई, एक बात कहते हुए, कौन किसके साथ क्या कहने पर बैठता है? सर, कम से कम आप देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता में सिर्फ एक समुदाय के पास नहीं जाएंगे ना वोट मांगने के लिए। पूरे उत्तर प्रदेश ने और देश ने देखा कि मैं टाइमर ऑन करके बैठा था कि 1 मिनट, आधा मिनट बोल तो लीजिए हिंदुओं पर। आप तैयार ही नहीं हुए बोलने की। सोचिएगा इस पर क्या मैसेज आपने दिया है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।